हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने थर्ड वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए? थर्ड वीडियो लेक्चर्स पे। लगभग 4-5 पॉइंट्स हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, 4-5 ही पॉइंट्स हमने सेकंड लेक्चर में पढ़े थे, और मैं आज टारगेट बना के आऊंगी, आज हम 10 पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि काफी छोटे छोटे और आसान है। हम चैप्टर कौन सा, नालायक को क्या पूछ रहे हो? बच्चे पूछ रहे चैप्टर कौन सा है? अरे भूल गए कौन सा चैप्टर चल रहा है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है जी, 10 पॉइंट। वो बच्चे कह रहे मजाक कर रहे हैं, हमें याद है। हम सोच रहे थे आपको याद है कि नहीं याद है। अरे मेरे को भी याद है। ठीक है जी, आओ शुरू करें आज का लेक्चर। 10 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। हम 11th 12th 13th हम 3 पॉइंट एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आओ जी, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 10th 11th 12th आईजीपी। वैसे आईजीपी मतलब इनकम गेन प्रॉफिट, इनकम गेन प्रॉफिट, पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बोल रहा हूं, प्रॉफिट इनकम गेन। जनरली बच्चे ना ये कहते हैं कि प्रॉफिट और इनकम एक ही चीज है सर, दोनों में कोई फर्क नहीं है, पर मैं कहता हूं नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं, फिर बात करते हैं। आओ जी, प्रॉफिट क्या है बेटा? जो मुझे बिजनेस एक्टिविटी से होता है ना, जो मुझे बिजनेस एक्टिविटी से होता है, जो मेरा मेन कोर एक्टिविटी है, जो मेरा काम है, जो मेरा धंधा है, जो मेरा व्यापार है, उसको करके जो मुझे मुनाफा होता है, जो मुझे प्रॉफिट होता है, वो कहलाता है प्रॉफिट। सर मान लो मैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा हूं, जैसे मैं तो सर्विसेज दे रहा हूं, आपके पापा कोई गुड्स बेच रहे होंगे, ठीक है? तो जो भी मैं सर्विसेज या गुड्स बेच रहा हूं, उससे क्या होती है? सेल्स में से क्या माइनस कर दोगे बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ये क्या निकल आएगा बेटा? ये निकल आएगा प्रॉफिट। क्या निकल आएगा? ये प्रॉफिट। जिस चीज का आपका काम है, जिस चीज का आपका काम है, जैसे मैं फीसिस लेता हूं बच्चों से, तो ये मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स है। इसे बोल सकते हैं फीस कलेक्ट हो रही है मेरी। सर खर्चे हैं कुछ? बच्चे कह रहे सर क्या खर्चा है आपका? बताऊं खर्चा? बहुत खर्चा है। 45,000 तो रेंट पे करते हैं, 35,000 सैलरी पे करते हैं, 10,000 के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, 20,000 के अराउंड मंथली एडवर्टीजमेंट करते हैं। भाई कम से कम 1,20,25,000 रुपए के करीब मंथली खर्चा है। बात समझ रहे हो? तो ये क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पापा मान लो कि किसी के डैडी ट्राउजर्स मतलब गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, ट्राउजर शर्ट वगैरह सब बेचते हैं। जितने की बेचते हैं माइनस कर दो जितने की लाए थे, ये क्या निकल आएगा? प्रॉफिट। व्यापार बिजनेस से होने वाले इनकम को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाता है बेटा? ये ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से सामान की कॉस्ट निकाल दी तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया बेटा? ये ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसके बाद माइनस करते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या माइनस करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करोगे तो ये मेरा निकल आएगा नेट प्रॉफिट। क्या निकल आएगा? नेट प्रॉफिट। बेटा मैं तुम्हें बात बताता हूं, मेरे डैडी हमेशा एक ही बात बोलते हैं, अरे यार पेप्सी वालों को ना 3 रुपए लीटर पेप्सी पड़ती है और 45 रुपए लीटर बेचते हैं। बताओ कितना अच्छा प्रॉफिट है। लेस वालों को 20 रुपए का लेस का पैकेट 1 रुपए 2 रुपए का कॉस्ट करता है, फिर भी वो 20 रुपए का बेचते हैं। कितना अच्छा प्रॉफिट है। मैंने कहा पापा बहुत अच्छा प्रॉफिट है। कौन से वाला? ग्रॉस वाला। आप तो सिर्फ क्या देख रहे हो कि पेप्सी की सेलिंग प्राइस और पेप्सी की कॉस्ट प्राइस, आप उनके इनडायरेक्ट खर्चों को भूल गए। आप भूल गए वो शाहरुख खान जैसे, सलमान खान जैसे, ऋतिक रोशन जैसे, अक्षय कुमार जैसे, कैटरीना कैफ जैसी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस से क्या करवाते हैं? ऐड करवाते हैं। वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भूल गए। वो इतने बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग, इतना सारा वो खर्चा करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। उनके ऑफिस होंगे, ऑफिस में स्टाफ होगा, कितने बड़े बड़े उनके सब कुछ होगा, तो वो सब खर्चे भूल गए पापा आप?
कह रहे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कहा सोचो, ग्रॉस प्रॉफिट माना कि बहुत अच्छा है, पर नेट प्रॉफिट आते आते क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेट प्रॉफिट आते आते क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। गॉट इट? प्रॉफिट समझ आया? क्या है प्रॉफिट? प्रॉफिट एक स्मॉल टर्म है। प्रॉफिट एक स्मॉल टर्म है जो किससे जनरेट होती है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी है, जिस चीज के लिए आप जाने जाते हो, जिस चीज के लिए आप पहचाने जाते हो। जैसे मैं एक टीचर के रूप में जाना और पहचाना जाता हूं, तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फीसिस कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपके पापा जो काम कर रहे हैं, वो उनका क्या है बेटा, सोर्स ऑफ इनकम। सेल्स में से क्या माइनस कर देते हैं, कॉस्ट। तो क्या निकल आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करते हैं तो क्या निकल आता है, नेट प्रॉफिट। गॉट इट? क्या आप मेरी इस बात को, प्रॉफिट टर्म को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी प्रॉफिट टर्म समझ गए। सर क्या सिर्फ मेरी इनकम फीस से ही होती है? क्या मेरी इनकम सिर्फ फीस से ही होती है? नहीं बेटे नहीं। मैंने पिछले पास्ट में बहुत प्रॉफिट कमा के रखा हुआ है। आपकी फीसिस के पैसे में खर्च नहीं करता, जोड़ता चला गया, जोड़ता चला गया। मैंने किसी साल प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी साल बैंक में एफडी करवा दी, किसी साल किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, कभी कोई अंकल आ गए तो उनको ब्याज पे पैसा दे दिया। सर ये सब क्या जनरेट कर रही है? ये सब मेरी अदर इनकम को जनरेट कर रही है। किसको जनरेट कर रही है बेटा? अदर इनकम को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। किसको जनरेट कर रही है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। मेरा काम नहीं है, पर फिर भी मुझे आता है बहुत सारा किराया। मेरा काम नहीं है, फिर भी मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है। ठीक है, मैंने बहुत सारी कंपनीज के शेयर खरीद रखे हैं, वहां से डिविडेंड आता है। मैंने पैसा एफडी में लगा रखा है, मैंने पैसा ब्याज पे दे रखा है, वहां से इंटरेस्ट आता है। मैंने प्रॉपर्टियां खरीद रखी है, वहां से मुझे रेंट आता है। पर मैं सारा दिन करता क्या हूं? पढ़ाता हूं। मेन पैसे कहां से कमाता हूं? यहां से कमाता हूं। एग्जाम्पल बुरा मत, मतलब वो क्या कहते हैं, नजर मत लगा देना, ध्यान से सुनना। 2-2.5 लाख रुपए मैं कोचिंग से कमाता हूं, पर 50 से 70 हजार रुपए मेरी अदर इनकम भी है। क्या क्या आता है सर? रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है। ये सब मेरी ऊपर की कमाई है। दैट इज कॉल्ड अदर इनकम। दैट इज कॉल्ड अदर इनकम। दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो देयरफॉर इनकम इज अ वाइडर टर्म देन द प्रॉफिट। इनकम एक बड़ी टर्म है प्रॉफिट से। इनकम ज्यादा होगी प्रॉफिट से, क्योंकि उसमें प्रॉफिट होने के साथ साथ अदर इनकम भी जुड़ जाती है। उसमें प्रॉफिट होने के साथ साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के मुनाफे होने के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी जुड़ जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो कोई लोग पुश्तैनी लैंडलॉर्ड किस्म के इंसान है। हमारे यहां यादव जी होते हैं, ठीक है, गांव में लोग होते हैं जो बड़े जमींदार टाइप के लोग होते हैं। उनका काम ही क्या है? वो कोई काम वाम नहीं करते। वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं? सिर्फ किराया इकट्ठा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं और मर जाते हैं। फिर वो प्रॉपर्टी उनके बच्चे भी यही करते हैं, किराया लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, फिर वो भी चल बसते हैं। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका काम ही यही है। तो उनके केस में ना रेंट जो है वो प्रॉफिट है, क्योंकि उनका काम ही यही है। यार मेरा ये काम नहीं है। मैंने तो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। इन्वेस्टमेंट्स क्या कर रखी है बेटा? इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। प्रॉपर्टी में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, बैंक एफडी में, गोल्ड में। ये सब मुझे अदर इनकम कमा के देती है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या कहलाती है बेटा? ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरा काम नहीं है। मैं पहचाना किस लिए जाता हूं? टीचिंग के लिए। पर मुझे टीचिंग इनकम के साथ साथ, टीचिंग प्रॉफिट के साथ साथ, कोचिंग चलाने से होने वाले मुनाफे के साथ साथ मुझे और भी बहुत सारी इनकम आती है। सर बच्चा पूछ रहा है सच में? बेटा मैंने ना, आप याद करो, जब अकाउंट शुरू किया था तो एक बात कही थी, ऑल द एग्जांपल्स आर गिवन इन अ क्लास आर फिक्टिशियस।
क्लास में दिए गए सभी उदाहरण काल्पनिक होंगे, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होगा। मैं कितने कमाता हूं कितने नहीं कमाता ये छोड़ दो, आप सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। कुछ बच्चे तो चले गए हवा में, कह रहे सर 3 लाख रुपए महीना कमा लेते हो। ओ भाई गरीब आदमी है, इधर देखो, छोड़ो उस बात को यार, उदाहरण है उदाहरण है। पता नहीं कितने कमाता हूं, छोड़ो, कम कमाता हूं ज्यादा कमाता हूं, छोड़ दो तुम इस बात को, बस तुम यहां ध्यान से मेरी बात पे फोकस करो एक बार ध्यान से बेटा। आओ जी चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे। अब हम रीड करना शुरू करते हैं। अब हम बेटे क्या करना शुरू करते हैं, इसको रीड करना शुरू करते हैं। आओ जी शुरू करते हैं रीड। ये रहा आपके सामने, आओ रीडिंग ले लें इसकी एक बार। अब इसको कर लेते हैं रीड। ठीक है जी। बच्चे पूछे सर गेन तो आपने बताया ही नहीं, गेन तो आपने बताया नहीं। अभी बताता हूं गेन। इनकम और प्रॉफिट समझ आ गया? बच्चे कह रहे सर समझ आ गया। आओ जी आओ, क्या कहता है इनकम, क्या कहती है? व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम? इनकम से आप क्या समझते हैं? मैं कहा इनकम इज अ प्रॉफिट। इनकम वो प्रॉफिट है जो कमाया जाता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक वित्तीय वर्ष में जो आपने मुनाफा कमाया है अपने व्यापार से, अपने बिजनेस से, वही क्या कहलाता है? प्रॉफिट। इट इज द अदर द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस बिटवीन होता है किसका? रिवेन्यू एक्सपेंसेस। किसका? रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इन टर्म्स एज इनकम। बेटा मैं आपको बता दूं, सेल को प्यार से ना रिवेन्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवेन्यू। या बोला जाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चे कह रहे ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? हार्ट का ऑपरेशन, माइंड का ऑपरेशन, कहां का ऑपरेशन? नहीं बेटे, ऑपरेशन मतलब आपके क्या ऑपरेशंस हैं। ये ना बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, ये देसी भाषा नहीं है। इतने की सेल कर दी। कोचिंग वाले क्या कहते हैं, रात को हम रिसेप्शन पे जाते हैं, पूछते हैं मैडम बताओ आज कितने की सेल हो गई, आज कितने बच्चे बेच दिए। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी गंदी बात नहीं करते। क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं मैडम आज की कलेक्शन कितनी है, आज की कलेक्शन कितनी है, आज की टेकिंग्स कितनी है, आज की कलेक्शन कितनी है, आज की टेकिंग्स कितनी है। ये हमें कौन बताता है बेटा? इसी क्या बोलते हैं? सेल्स, रेवेन्यू एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब जिस चीज के आपके ऑपरेशंस है, जिस चीज के आपके ऑपरेशंस है, जो आपकी एक्टिविटी है, आपने उससे क्या कमाया। ठीक है जी, उससे कितने पैसे की कलेक्शन हुई। खर्चे माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगा? प्रॉफिट निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी क्या निकल आएगी? हाँ जी पढ़े? हाँ बच्चे कह रहे सर पढ़ो। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। इनकम इट इज अ ब्रॉडर टर्म। क्या ना, इनकम एक बड़ी टर्म है। इनकम एक बड़ी टर्म है। मैं कहा बिल्कुल बड़ी टर्म है। इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म देन द प्रॉफिट। प्रॉफिट से बड़ी टर्म है। मैं कहा देखो जी, हमने पहले ही बच्चों को बता दिया था कि प्रॉफिट छोटा अंडा और इनकम बड़ा अंडा। ठीक है जी। इट इंक्लूड प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटी देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब इसके अंदर वो प्रॉफिट भी, प्रॉफिट के अंदर सिर्फ क्या आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला मुनाफा, सिर्फ कोचिंग से मिलने वाला प्रॉफिट। और इनकम में क्या आ जाता है? कोचिंग से मिलने वाला प्रॉफिट प्लस रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो मुझे अदर इनकम भी हो रही है साथ में। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 एंड सोल्ड 21,000। 15,000 के गुड्स हमने कितने के बेच दिए? 21,000 के। तो जो डिफरेंस होगा 6,000 रुपए की, वो हमारी क्या होगी बेटा? 6,000 डिफरेंस, 6,000 इज अ इनकम। ठीक है जी, 6,000 क्या होगी हमारी? इज इनकम। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट किस पे आ गए बेटा? हम प्रॉफिट पे आ गए। प्रॉफिट क्या कहता है? कह रहा प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज द एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द एंटरप्राइज टू अर्न अ प्रॉफिट। समझ गए? कह रहा प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम कमाई जाती है बिजनेस से, फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी से, जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो कैरी किया जाता है बिजनेस के द्वारा
सेकंड पॉइंट, एग्जांपल, प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज, गुड्स बेचकर और सर्विसेज बेचकर जो पैसा आता है। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कह रहा प्रॉफिट आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। मैंने कहा जी हमें पता है, हमने बच्चों को पहले बता दिया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड सेल ऑफ सर्विसेज माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब आप उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर देते हो। सर ये डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं और इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 17 में जाके मैं आपको बहुत डिटेल में जाके समझाने वाला हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा होता है जो प्रोडक्ट का खर्चा होता है, जो प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा आता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। और उसके बाद जो अदर खर्चे होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। बाकी 17 चैप्टर में पूरा चार्ट बना के समझाया जाएगा कि कैसे 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 चीजें मूव करती हैं, ठीक है जी। इनकम पढ़ लिया, प्रॉफिट पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, गेन। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम, गेन। क्या कहता है गेन, सर गेन वो होता है जो ना बिल्कुल एज ऑफ सडन होता है, एज ऑफ सडन, एक्सपेक्टेड नहीं होता, नॉन ऑपरेटिंग होता है और वंस इन अ वाइल होता है, वंस इन अ वाइल होता है। रोज रोज हमें ऐसे प्रॉफिट नहीं हुआ करते, ठीक है जी, सॉरी गेन नहीं हुआ करते। पढ़ते हैं गेन क्या होता है। गेन इज इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी रिजल्ट समथिंग अदर देन डे टू डे अर्निंग और इररेगुलर और नॉन रेकरिंग इन नेचर। मैं भी यही कह रहा हूं कि नॉन रेकरिंग इन नेचर। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उस ट्रांजेक्शन से जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, जैसे बिजनेस, बट इसे बोलते हैं इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल। अचानक से प्रॉफिट हो गया, मेरे पास बेटा एक प्लॉट पड़ा हुआ था, लिया था मैंने कोई 26-27 लाख रुपए का, एकदम से दिल्ली में सीलिंग शुरू हो गई तो मेरा बहादुरगढ़ वाला ये प्लॉट था 26 लाख का, सीधा 70 लाख का बिक गया। ओह भाई साहब, मतलब जिंदगी में ऐसे झटके लग जाए ना तो मजा आ जाता है एकदम, होता है कई बार। अभी मैंने 1 साल पहले 1 किलो गोल्ड खरीद के रख लिया था, पता है आपको 1-1.5 साल पहले गोल्ड कितने का था, 2 साल पहले, इवन हाँ 2 साल हो गए होंगे, 26,000 का था, 26-27 का था। अभी मैंने उस दिन गोल्ड बेच दिया, गोल्ड कितने का था, 50,000 का। एक्सीडेंटल इंसिडेंटल, रोज रोज ऐसे मुनाफे प्रॉफिट नहीं होते। मैंने अपनी मशीन बेची, वहां से प्रॉफिट हो गया, बात समझ रहे हो। आओ जी पढ़ते हैं, कह रहा प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, दैट इज गेन। आई होप आप लोगों को ये तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कहता है जी नेक्स्ट पॉइंट, 14th, लॉस। क्या है लॉस, सर घाटा, नुकसान, लॉस। कैसे होता है लॉस, लॉस एक ही सिचुएशन में हो सकता है, जब एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सेल्स। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि खर्चा ज्यादा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, भाई साहब मैंने आपको अभी बताया कि 40-45 हजार कोचिंग का रेंट देते हैं, बिजली का बिल आता है, स्टाफ है, सैलरी है, एडवर्टीजमेंट है, महीने में 1.5 लाख का तो खर्चा कर देते हैं। मान लो महीने में 1.5 लाख की कलेक्शन ही ना हो तो, महीने में 1.5 लाख की कलेक्शन ही ना हो तो, फीस ही ना आए 1.5 लाख, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं लॉस। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, लॉस। बेटा हम जो भी खर्चा करते हैं ना, मेरी बात समझना, हम जीवन में भी, लाइफ में भी इस बात को हमेशा याद रखना, हम अपनी जेब से 1 रुपया भी निकालते हैं ना तो उसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू जनरेट द रेवेन्यू। बिजनेसमैन के तो माइंड में खास कर, यदि वो 1 रुपया खर्च करता है तो वो खर्च करके सोचता है कि इससे 2 रुपए कमाऊं कैसे। दैट इज बिजनेस, यही तो बिजनेस है। और हम जो भी खर्चा करते हैं वो कमाने के लिए करते हैं, यदि खर्चे का बेनिफिट मिले ही ना, उतनी कमाई हो ही ना, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। कि खर्चा तो ज्यादा हो गया पर खर्चे की वजह से जो बेनिफिट मिला ना वो खर्चे से भी कम मिला। दोबारा बोलूं, खर्चे की वजह से जो बेनिफिट मिलना था वो खर्चे से भी कम मिला, दैट इज कॉल्ड लॉस।
आओ जी एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहा है लॉस इज अ एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर अ पीरियड इट्स रेवेन्यू। वही कह रहा है कि किसी एक पीरियड में, किसी एक साल में ये सब कुछ हुआ 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में। इस साल, इस पीरियड में, दैट इज कॉल्ड अ पीरियड, दिस इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मेरे खर्चे ज्यादा थे मेरे रेवेन्यू से, तो इस पीरियड में, इस साल में, इस वर्ष में मैंने लॉस कमाया। आई हैव इनकर्ड अ लॉसेस। आगे बढ़ते हैं। इट इज डिक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी। कह रहा है इसकी वजह से कैपिटल कम हो जाता है। मैंने कहा हमें पता है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। आगे, इट इज अ ब्रॉडर टर्म इंक्लूड द लॉसेस इनकर्ड फ्रॉम ऑपरेशन, मनी और मनी वर्थ लॉस्ट अगेंस्ट द फर्म रिसीव नो बेनिफिट। मैं भी वही कह रहा हूं कि हमने जो खर्चा किया, हमें उससे, उस खर्चे जितना बेनिफिट भी नहीं मिला, खर्चे भी पूरे नहीं हुए। ठीक है जी। कह रहा है कुछ लॉसेस नॉन रेकरिंग लॉसेस भी होते हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मेरे पास मशीनरी थी, उसको मैंने बेचा, हमें लॉस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वैसे आपसे टर्म पूछता हूं, यदि एक्सपेंसेस आर इक्वल टू रेवेन्यू हो जाए तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? ये सिचुएशन कहलाएगी बीईपी, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज अ सिचुएशन देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। ऐसा तब होता है जब मेरे सेल्स मेरे खर्चों के बराबर हो जाए, मेरी कमाई मेरे खर्चों के बराबर हो जाए। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, ना हमें प्रॉफिट होता है ना हमें लॉस होता है। सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या होती है सर? बेस्ट सिचुएशन ये होती है, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका रेवेन्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस और कॉस्ट, कि उसका जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू वो हमेशा बड़ा हो एक्सपेंस और लॉस से, एक्सपेंस और लॉस से उसका रेवेन्यू हमेशा बड़ा हो, तभी वो हमेशा इस बेस्ट सिचुएशन को क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं प्रॉफिट एरिया। क्या बोलते हैं इसको बेटा? प्रॉफिट एरिया। तो पहले लॉस होता है, फिर ब्रेक इवन आता है, फिर प्रॉफिट होता है। धंधे में समझना, खर्चा पहले दिन से शुरू हो जाता है। व्यापार में, बिजनेस में कुछ ठीक है, सब चीजें पढ़ रहे हैं, सिर्फ बुक जितना ही नहीं पढ़ना, हमें अपनी नॉलेज को एनहेंस भी करना है। जो किताब में लिखा है वो तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ बिजनेस के कुछ मूल मंत्र हैं जो आप मेरे से लेते रहो। देखो एक बात समझना, बहुत लोग बिजनेस करने से घबराते हैं। पता है क्यों? स्टार्ट करने से ही घबराते हैं, यार बड़ा खर्चा है। हां बहुत खर्चा है, मैं भी मानता हूं कि बहुत खर्चा है। डे फर्स्ट से खर्चे शुरू हो जाते हैं, बिजनेस में खर्चे शुरू हो जाते हैं, एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, पर इनकम स्टार्ट नहीं होती। तो शुरू के पीरियड में आप किस में रहते हो? लॉस में। जब आपके खर्चे ज्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम होता है, फिर धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगती है, तो आप भगवान से ही दुआ करते हो, भगवान ब्रेक इवन पे ले आ, बस अब और लॉस झेला नहीं जा रहा, जान निकल गई प्लीज। तो धीरे धीरे आप एफर्ट्स करते हो, काम करते हो, तो आप किस पे आ जाते हो बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाते हो। किस पे आ जाते हो? ब्रेक इवन पॉइंट पे, वेयर द एक्सपेंसेस इक्वल्स टू रेवेन्यू। फिर आप और एफर्ट्स करते हो, इतने एफर्ट्स करते हो कि आप प्रॉफिट एरिया में निकल आते हो, मतलब आपके रेवेन्यू बड़े हो जाते हैं और खर्चे उतने के उतने ही रहते हैं। सच में खर्चे नहीं बढ़ते ज्यादा। जब बिजनेस चलने लगता है ना, जब बिजनेस का नाम होता है, रेपुटेशन जनरेट होती है, तो खर्चे नहीं बढ़ते इतने, इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है, और इनकम बढ़ती नहीं, इनकम मल्टीप्लाई होती चली जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? स्टार्टिंग में जब मैंने ये पूरा सेटअप लगाया था, तब भी मेरा यही खर्चा था, 1 से सवा लाख रुपए महीना। बच्चे बहुत कम थे, सिर्फ 20-50 बच्चे होते थे, लॉस होता था, हर साल लॉस हो जाता था। फिर धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, तो फिर हम कहां आ गए? ब्रेक इवन पे आ गए। साल 2 साल तो बस हम उतना ही कमाते थे जितना खर्चा होता था। फिर नाम और बढ़ने लगा, रेपुटेशन और बढ़ने लगी, तो हम कहां निकल आए? प्रॉफिट एरिया में। खर्चा तो उतना ही है, खर्चा थोड़ी ना बढ़ा, खर्चा नहीं बढ़ा इतना,
बढ़ा पर उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ गई, जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ गई। आज हम कहां पे होते हैं? आज हम प्रॉफिट एरिया में होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? आज हम कहां होते हैं बेटा? प्रॉफिट एरिया में होते हैं। ठीक है जी, चलो पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। दो चीजें खरीदते हैं, दो चीजें खरीदते हैं, गुड्स और एसेट्स, पर परचेज वर्ड यूज करते हैं, परचेज वर्ड यूज व्हेन गुड्स, स्टॉक या इन्वेंटरीज परचेज करते हैं। क्या क्या बोलते हैं गुड्स को? गुड्स को गुड्स बोलते हैं, गुड्स को स्टॉक बोलते हैं, गुड्स को इन्वेंटरीज बोलते हैं। तो परचेज वर्ड कब यूज करते हैं? परचेज वर्ड कब यूज करते हैं? जब हम गुड्स खरीदते हैं। जब हम क्या खरीदते हैं बेटा? गुड्स खरीदते हैं। गुड्स भी हम दो बेसिस पे खरीदते हैं। किस पे बेटा? कैश पे और क्रेडिट पे। जब गुड्स खरीदना क्या है सर? गुड्स खरीदना तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं सर? एक्सपेंस को तो डेबिट करते हैं। तो एक बात तो पक्की है कि परचेज डेबिट होगी। क्या डेबिट होगी बेटा? परचेज डेबिट होगी। क्या डेबिट होगी बेटा? परचेज डेबिट होगी। यदि कैश पे खरीदोगे तो कैश क्रेडिट कर दोगे, और उधार पे खरीदोगे तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। साथ में रिकॉर्ड किस बेसिस पे करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे बिल नंबर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? बिल नंबर के बेसिस पे हम क्या कर लेंगे इसको बेटा? रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई उधार पे माल खरीदा है तो बिल आया होगा। क्या आया होगा? बिल। तो उस बिल नंबर के बेसिस पे हम इसको क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। उससे पता चल जाएगा कि माल किससे खरीदा है, क्योंकि बिल पे पार्टी का नाम, सप्लायर, वेंडर, क्रेडिटर का नाम लिखा होगा। सर आप क्या बोल गए? मैं बोल गया क्रेडिटर या सप्लायर। क्या बोलते हैं ऐसे? क्रेडिटर, सप्लायर। एक वर्ड और होता है वेंडर। ठीक है, वेंडर अलग जगह यूज होता है, बाद में बताऊंगा फिर कभी। तो समझ गए? मैं दोबारा से बोलता हूं, परचेज मतलब खरीदना। बिजनेस में हम दो चीजें खरीदते हैं, गुड्स और एसेट्स। परचेज वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं। परचेज वर्ड यूज व्हेन गुड्स, स्टॉक, इन्वेंटरीज परचेज। दो बेसिस पे खरीदते हैं, कैश पे और क्रेडिट पे। कैश, गुड्स खरीदना एक एक्सपेंस होता है, गुड्स खरीदना एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। एक्सपेंस को क्या करते हैं मेरे बेटा? डेबिट करते हैं। तो कैश, कैश में क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और उधार पे खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, सप्लायर। दैट्स इट, खत्म। बस इतनी सी बात है। आपको क्या नहीं पता इसमें? आओ जी, एक बार बच्चे कह रहे हैं सर बुक से भी रीड करवा दो। मैं कह लो बेटा, ये रहा आपके सामने, रीड करते हैं। The term purchase is used from an account record purchase of goods of raw material. कह रहा रॉ मटेरियल खरीदते हो, फिनिश गुड खरीदते हो, फॉर द पर्पस रीसेल इट। खरीदा ही क्यों है? बेचने के लिए। तो अच्छा जी, और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, खरीदा है बेचने के लिए या बनाने के लिए। मैंने शर्ट खरीदी बेचने के लिए, या कपड़ा खरीदा कपड़े से शर्ट बनाने के लिए। दे बोथ आर कॉल्ड एज परचेज। यदि मैं मैन्युफैक्चरर होऊंगा तो मैं कपड़ा खरीदूंगा, और मैं ट्रेडर होऊंगा तो बनी बनाई शर्ट खरीद के आगे बेच दूंगा। समझ रहे हो बात को? बच्चे कह रहे हैं यस सर। द टर्म परचेज इंक्लूड कैश एंड क्रेडिट परचेज बोथ। मैं कहा ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, गुड्स परचेज ऑन कैश आर टर्म्ड एज कैश परचेज, एंड गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट आर टर्म्ड एज क्रेडिट परचेज। वाह भाई वाह, बड़ी तो नई बात बता दी। ये तो हमें हमारे बच्चे को पता है, हमारे बच्चे को पता है। ठीक है जी। आओ नेक्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न सर क्या होती है? परचेज रिटर्न सर, परचेज रिटर्न क्या होती है? मैंने कहा बेटा जब हम गुड्स वापस कर देते हैं, जब हम गुड्स वापस कर देते हैं, जब हम गुड्स क्या कर देते हैं बेटा? वापस कर देते हैं। क्यों वापस करते हैं? क्योंकि गुड्स डिफेक्टिव होते हैं। गुड्स क्या होते हैं बेटा? डिफेक्टिव होते हैं। गुड्स क्या होते हैं मेरे बेटा? डिफेक्टिव होते हैं। इसलिए हम गुड्स क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। गुड्स क्या कर देते हैं मेरे बेटा? वापस कर देते हैं। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। ठीक है जी। या तो कैश पे वापस करेंगे या क्रेडिट पे खरीदी थी। यदि कैश पे खरीदी थी तो क्या होगा?
आज अपना पैसा वापस आ जाएगा, कैश टू परचेज रिटर्न, कैश टू परचेज रिटर्न। और यदि उधार पे खरीदी थी, किस पे खरीदी थी, उधार पे, तो आज आप क्या कहोगे, आज आप क्रेडिटर को वापस डेबिट कर लोगे, आप कहोगे क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न। बेटा ये एंट्रीज वो लोग देखें, ये एंट्रीज वो लोग देखें जो जर्नल पढ़ चुके हैं और अब देख रहे हैं। जो बच्चे मेरा चैप्टर नंबर 2 सीधा देख रहे हैं वो बिल्कुल भी इस एंट्री पे अपना फोकस ना लगाएं, अपना दिमाग का इस्तेमाल ना करें। ये एंट्री आपको तब समझ आएगी जब आप हमारी जर्नल की वीडियोस देख लोगे। होप सो आप सभी लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे जर्नल को कवर अप करने के बाद, सो दैट कि आपको यहां प्रॉब्लम ना आए। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? बच्चे कह रहे यस सर, हमें आपकी सारी बात समझ आ गई। मैं कह लो बेटा, फिर परचेज रिटर्न या तो कैश या तो क्रेडिट। कैश पे करोगे तो पैसा वापस, परचेज रिटर्न क्रेडिट, और उधार पे था तो क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब मेरी बात समझना ध्यान से, क्रेडिटर को क्या कर दिया बेटा? सर बच्चे कह रहे हैं हमने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया। क्रेडिटर को क्या कर दिया बेटा? डेबिट कर दिया। अच्छा, तो यहां बनता है बेटा एक डेबिट नोट। क्या बनता है? एक डेबिट नोट। मैं आपको बता दूं, आएगा ये आगे चल के, पर मैं आपको अभी बता देता हूं क्या बनेगा बेटा यहां पे। हाँ जी, जब हम क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं, किस पे गुड्स खरीदते हैं बेटा? उधार पे खरीदते हैं। किस पे खरीदते हैं? उधार पे। तो क्या होता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर को डेबिट क्यों करा? सर ऐसा करने से मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। और परचेज रिटर्न को क्यों क्रेडिट करा? क्योंकि ऐसा करने से मेरा एक्सपेंस रिड्यूस हो गया, खर्चा कम हो गया। क्रेडिटर को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, इसलिए बनाते हैं डेबिट नोट। सर इसकी स्टोरी सुन लो एक बार डेबिट नोट की, आगे चल के आएगा। आज नहीं पूछ रहा, आज नहीं पूछ रहा, आगे चल के आएगा। जब आएगा तब आप कहोगे सर हमें आता है, हमें आता है। पर डेबिट नोट ऐसा होता है, आप रेगुलरली अपने सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हो, पैसा, सामान आ रहा है पैसे जा रहे हैं, सामान आ रहा है पैसा जा रहा है, सामान आ रहा है पैसा जा रहा है, परचेज कर रहे हो। बीच में एक आधी बार उसका माल खराब निकल गया, आपने वापस कर दिया। आपने वापस करा, ओरली उसने भी रख लिया। अब आपने तो क्रेडिटर को डेबिट करके लायबिलिटी कम कर दी। आप तो कह रहे हो कि लाख रुपए का माल लिया था, 20 का वापस कर दिया, अब 80,000 देने हैं। अब कितने देने हैं? 80,000। किंतु और परंतु, किंतु और परंतु उस बंदे ने रिकॉर्ड नहीं करा। एक दिन उसका फोन आया, कह रहा भाई साहब वो लाख रुपए देने, आपने वो सामान मंगाया था। मैं कहा भाई साहब 80 देने, 20 का वापस कर दिया। कब? कह रहा कब? मैं कहा यार कैसी बात कर रहे हो, उस दिन भिजवाया तो था माल वापस, खराब था वो माल। कह रहा भाई साहब मुझे नहीं याद, 1 लाख लेने हैं। मैं कहा 80,000 देने हैं, दिमाग मत खराब कर। गुस्सा, लड़ाई हो गई। तो भाई ये लड़ाई ना हो इसलिए जब हम माल वापस भेजेंगे, जब हम माल वापस भेजेंगे तो एक डेबिट नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डेबिट नोट। उसमें एंट्री करेंगे क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न और सामान वापस करेंगे। बताएंगे कि हम तेरा सामान इस डेट को वापस कर रहे हैं, इस रीजन की वजह से वापस कर रहे हैं, इतने रुपीस का सामान है, ठीक है। और उसके क्या करवा लेंगे? सिग्नेचर करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे? उसके सिग्नेचर। ये डेबिट नोट, ये डेबिट नोट डुप्लीकेट कॉपी में होता है। कितनी, कैसी कॉपी में होता है? डुप्लीकेट कॉपी में। 1 2, एक उसको दे देते हैं और एक पे सिग्नेचर करवा के खुद ले आते हैं। एक उसको दे आते हैं और एक पे सिग्नेचर करा के वापस ले आते हैं कि कल को वो भूल भी जाए तो उसके हाथ का साइन किया हुआ कागज हम उसको दिखा सके कि भाई देख माल वापस किया था। तो बताओ क्या ज्यादा अच्छा है, ओरली वापस कर देना या एंट्री करके डेबिट नोट बनाना? दैट इज कॉल्ड डेबिट नोट। एक बात याद रखना, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। जब आप गुड्स उधार पे खरीदोगे, जब आप गुड्स उधार पे खरीदोगे और वापस करोगे तो क्या बनेगा? हमने कहा सर डेबिट नोट बनेगा। क्या बनेगा? डेबिट नोट बनेगा। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या बनेगा? डेबिट नोट बनेगा। बच्चे कह रहे यस सर। मैं कहा ठीक है जी, चलते हैं आगे। हमने क्या पढ़ ली बेटा? परचेज रिटर्न। क्या पढ़ ली? परचेज रिटर्न। बच्चे कह रहे हैं बुक से पढ़ा दो। मैं कहा आओ जी, इसको क्या कर लें, एक बार रीड कर लें।
आओ जी रीड करते हैं क्या कहता है। गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू सेलर फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से दे आर डिफेक्टिव, गुड्स आर रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न, और इसके मम्मी ने एक नाम और रखा, सामान आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो इसे बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिटर्न आउटवर्ड। गॉट इट? इस बात को समझ पा रहे हो? पक्का? ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। अब क्या वर्ड है? ऑपरेशंस। सेम वर्ड है, सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल्स कैसे करते हो बेटा? दो बेसिस पे, कैश पे या किस पे? क्रेडिट पे। कैश पे या किस पे? सॉरी, दो चीजों को बेचते हो बेटा, या तो गुड्स को बेचोगे या ओल्ड एसेट्स को बेचोगे। किसको बेचोगे? पुरानी एसेट को बेचोगे या गुड्स को बेचोगे? यदि गुड्स को बेचा, ठीक है, वी यूज वर्ड सेल्स, हम सेल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे when only goods are sold। हम सेल वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे तब जब गुड्स बेचेंगे। यदि ओल्ड एसेट बेचेंगे तो स्पेसिफिक नेम यूज करेंगे, स्पेसिफिक नेम यूज करेंगे। जब गुड्स बेचेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे ओनली सेलिंग प्राइस पे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? सेलिंग प्राइस पे। डू नॉट कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सेल के टाइम आपको यह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि जो गुड्स बेचे हैं उसमें मुनाफा कितना हुआ है। पूरे साल सिंपली गुड्स खरीदते रहो कॉस्ट प्राइस पे और गुड्स बेचते रहो सेल प्राइस पे। ऑटोमेटिकली ईयर एंड पे हम अपना प्रॉफिट एक ही बार कैलकुलेट कर लेंगे। हम अपना प्रॉफिट एक ही बार कैलकुलेट कर लेंगे। हर एक सेल्स की ट्रांजैक्शंस पे, हर एक सेल की ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट को दिमाग में रखेंगे कि जब कस्टमर माल खरीदने आया है और हम गुड्स बेच रहे हैं तो उस टाइम पे जब वो बार्गेनिंग कर रहा है तो बार्गेनिंग करते हुए इतने नीचे नहीं आ जाना कि कॉस्ट भी रिकवर ना हो। बार्गेनिंग करो पर बार्गेनिंग प्रॉफिट में करो, कॉस्ट पे बार्गेनिंग थोड़ी ना होती है। मैं 100 रुपए के गुड्स लाया, मैंने उसमें सेलिंग प्राइस 200 रुपए लगा दिया। अब मैं कस्टमर कह रहा नहीं मैं तो 180 दूंगा, मैं कहा नहीं जी इतना तो पड़ता भी नहीं खाता, ये तो मुझे नुकसान हो जाएगा। सब झूठ है। मैं फिर आखिरकार उसे 180 का दे ही देता हूं, तो तब भी मैंने 80 रुपीज तो कमाए ना। मेरी बात समझ रहे हो? बच्चे कह रहे यस सर। तो पूरे साल गुड्स खरीदो कॉस्ट पे, पूरे साल गुड्स बेचो सेल्स प्राइस पे, और ऑटोमेटिकली ईयर एंड पे परचेज और सेल्स के डिफरेंस से, परचेज और सेल्स के डिफरेंस से क्या निकल आएगा बेटा? प्रॉफिट निकल आएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेल्स दो प्रकार की होती है, या तो कैश पे बेचोगे या किस पे बेचोगे? क्रेडिट पे बेचोगे। कैश पे बेचोगे तो पैसा आ रहा है, हमें पता है कैश टू सेल्स। सर ये सेल्स क्या होती है? गुड्स को बेचने को क्या बोलते हैं? एक इनकम होती है। क्या होती है बेटा? ये एक इनकम। और इनकम को क्या करते हैं? बच्चे कह रहे हैं क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट टू सेल्स। और उधार पे बेचा तो क्या एंट्री होगी बेटा? बोलो। कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश क्यों होगा भैया? उधार पे बेचा है तो पार्टी होगी ना। पार्टी कौन कहलाएगी? डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एसेट है, पैसा लेना है। सेल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर वो एक इनकम है और इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बताओ, इतनी आसान बात थी, मैंने आपको पूरी समझा दी। आओ जी एक बार इसको रीड कर लें। क्या कहता है बेटा ये सेल्स? द टर्म सेल्स
और क्या करने जा रहे हैं हम इसको बेटा, सेल्स को रीड करने जा रहे हैं, रीड। आओ जी रीड करें सेल्स को। क्या कहती है सेल्स, कह रहे सेल्स, द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद और यूज ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है जी, these goods may be purchased for resale purpose or for manufacturing of the enterprise। ठीक है, the term sales include both cash sales and credit sales। ठीक है, वो कह रहा है जब कैश में बेचते हैं तो कैश सेल कहलाती है, उधार में बेचते हैं तो वो क्रेडिट सेल कहलाती है। हमने कहा भैया हमें ये बात पता है, हमें ये बात पता है। आओ जी एक वर्ड और पढ़ लें, मैं इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 17 के साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 भी बता रहा हूं, 19 भी बता रहा हूं, इसके साथ साथ मैं आपको 19 क्वेश्चन भी बता रहा हूं। क्या कहता है 19 क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट आर द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसे कहते हो, मैंने पहले ही बोल दिया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस revenue earned by enterprise, किसी enterprise, firm और a company from its operating activity। कौन सी एक्टिविटी से, operating activity से। The term is defined in, अरे यार 12th की बात बोल दी इसने। कह रहा है ये revenue from operation हम यूज करते हैं कंपनीज के केस में। किसके केस में, कंपनीज के केस में। ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 की किताब में। कहां पे, शेड्यूल 3 पार्ट 2, शेड्यूल 3 पार्ट 2, क्या बोलते हैं इसे, इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज किया जाता है कंपनीज के केस में सेल्स वर्ड के लिए। ये कहां लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में। कहां लिखा हुआ है, कंपनी का एक एक्ट है 2013 का। सर 12th क्लास में इसकी हम धज्जियां उड़ा देंगे, 12th क्लास में इसकी हम धज्जियां उड़ा देंगे, इसको हम पूरा लर्न करेंगे। बहुत बड़े बड़े शेड्यूल्स होते हैं, वो सारे शेड्यूल्स हमें लर्न करने पड़ेंगे। वो सारे शेड्यूल के हिसाब से हमें अपने सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। पर अभी तो हम बहुत छोटे बच्चे हैं, हमें इतना कुछ नहीं पता। ठीक है जी, तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाएंगे। शेड्यूल 3 है, पास्ट 2 है, इनकम स्टेटमेंट है। बच्चे कह रहे क्या होता है, मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होता, तुम अभी बस मौज लो। ठीक है, ठीक है जी। ये यहां पे आगे क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर, आओ जी क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए। किस पे आ गए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या है 18th, सर वही सेल्स रिटर्न। क्या बेटा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, यहां तो कैश पे माल बेचा था या क्रेडिट पे बेचा था। यदि कैश में बेचा था तो क्या कहोगे, माल वापस आ गया, सेल्स रिटर्न डेबिट। सेल्स क्रेडिट की थी ना, इनकम थी, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी, डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट टू, पैसा वापस करना पड़ेगा कैश। और यहां एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। डेटर को क्या कर दिया, डेटर को कम कर दिया। डेटर को क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। पहले पैसे हमने कहा था तेरे से लेने हैं, अब उसने हमें माल वापस कर दिया तो हम कहेंगे तेरे इतने पैसे क्या कर दिए, माइनस कर दिए। लाख रुपए के गुड्स हमने बेचे थे तो हमने उसको अपना डेटर बना लिया था 1 लाख रुपए से। फिर उसमें से उसने हमें 20,000 का माल वापस कर दिया, उसमें से उसने हमें 20,000 रुपए का माल वापस कर दिया। अब हमें उससे सिर्फ कितने पैसे लेने हैं, 80,000, 80,000। 20,000 हमने उसके कैंसिल आउट कर दिए, माइनस कर दिए। बताना डेटर को क्या किया है, सर डेटर को तो यहां क्रेडिट किया है, तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा क्रेडिट नोट। क्या बनेगा, क्रेडिट नोट। हम भी एक नोट बनाएंगे, याद है परचेज रिटर्न में डेबिट नोट बना था, तो सेल्स रिटर्न में क्या बनेगा, क्रेडिट नोट। जब वो हमसे साइन करवा के ले जाएगा तो हम भी उससे साइन करवा लेंगे। हम भी एक क्या बना लेंगे, क्रेडिट नोट। हम भी क्या करवा लेंगे, उससे साइन करवा लेंगे कि भैया तू हमें माल क्या करके जा रहा है, वापस करके जा रहा है। गॉट इट। सेल्स रिटर्न समझ आइए आप सभी लोगों को। बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा आओ जी फिर सेल्स रिटर्न पढ़ते हैं, क्या होती है सेल्स रिटर्न। आओ जी, बहुत आसान, एक ही लाइन में लिखा हुआ इसने, गुड्स सोल्ड व्हेन द रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज
सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। हाँ मैं यहां फिर भूल गया, सेल्स रिटर्न को प्यार से, अच्छा बताओ माल आ रहा है कि जा रहा है? माल वापस आ रहा है कि जा रहा है? सर वापस आ रहा है, सेल रिटर्न हो रही है, तो इसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं मेरे बेटा इसको? रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। ठीक है जी, बस हो गया। लगभग 10 पॉइंट हमने कवर कर लिए आज अपने थर्ड लेक्चर के अंदर, और आज का लेक्चर खत्म हो गया। टाटा बाय बाय, सी यू। होप सो 2 लेक्चर और लगाएंगे, 10-10 पॉइंट और करेंगे और 40 पॉइंट अपने हम कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू।